इस प्रेस वार्ता में बहादुरगढ़ के सभी पत्रकार भाइयों का सुस्वागतम। कोरोना काल के दौरान काफी मुसीबतें जनता को झेलनी पड़ी, क्योंकि एकदम से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जोर शोर से ये सिम्टम अब की बार दूसरी वेव में आएंगे। लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का और भाजपा के संगठन का, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर और कोरोना की इस महाबीमारी का सामना किया और जितना भी हो सके लोगों की मदद करी। आज काफी दिन बाद पत्रकार बंधुओं से मुलाकात हुई है। आदरणीय साथियों, मैं बहादुरगढ़ के सभी सामाजिक संगठनों से, अपनी खापों के सभी सम्मानित प्रधानों से और सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़कर ये नम्र निवेदन करता हूं कि लगातार 7 महीने से जिस तरह से बहादुरगढ़ का ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश का उद्योगपति, व्यापारी, दुकानदार, मजदूर लगातार 7 महीने से परेशान है और जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो 3 कृषि कानूनों के विरोध में जनता के दुख को न देखते हुए समर्थन किए हुए हैं। मेरा अपने किसान भाइयों से भी नम्र निवेदन है, किसान भाई अपनी मांग रखें, क्योंकि लोकतंत्र में सबका अधिकार अपनी मांग रखने का। लेकिन इस तरह से रास्ता रोक के देश के और प्रदेश के उद्योग को हानि पहुंचाना, आम व्यक्ति की जिंदगी से खिलवाड़ करना और हमारे जो नौकरी पेशे वाले भाई जाते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसमें हमारी माताएं बहनें भी, जो दिल्ली में, गुड़गांव में, नोएडा में बहुत से लोग जॉब करने के लिए जाते हैं। कई संगठन के लोग मिलने भी आए, दुकानदार भी मिलने आए और हमने पहले भी बार बार, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या इंलो पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी हो, हमने सबसे ये निवेदन किया है कि जो घटनाएं पिछले दिनों हुई, चाहे सुनार की दुकान पर लूटपाट की बात हो या हमारी बंगाल की महिला बहन के साथ जो हरकत हुई उसकी बात हो, या कसार गांव के अंदर जिस तरह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई एक गरीब परिवार के साथ, उसकी बात हो, इस तरह की सामाजिक दुर्घटनाएं ये भाईचारे को खराब करने वाली दुर्घटनाएं हैं। जिस परिवार का सदस्य गया उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमें समझना चाहिए अगर किसान भाइयों को आंदोलन करना है तो हरियाणा के भी तो किसान हैं,
पंजाब के किसान भाई यहां बैठे हैं, पंजाब में विरोध क्यों नहीं? आज हरियाणा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गन्ने की फसल का भाव सबसे ज्यादा 350 रुपये क्विंटल है। आज किसानों की ओलावृष्टि का मुआवजा जो पहले कांग्रेस के शासन में 6,000 रुपये एकड़ के हिसाब से होता था, आज 12,000 रुपये एकड़ के हिसाब से हरियाणा के अंदर आपदा के लिए मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। आज हमारी सभी फसलों के दाम हरियाणा में सबसे ज्यादा है। बाजरे का भाव 2250 रुपये और राजस्थान और पंजाब में 1,000 रुपये 1100 रुपये बाजरा बिका है। सरसों मंडी के अंदर जो लोग ये कहते थे कि सरसों नहीं बिक्री होगी, गेहूं की बिक्री नहीं होगी, आपने देखा होगा कि सरसों मंडी तक पहुंचने भी नहीं पाई। बाहर ही सरसों व्यापारियों ने 9,000 रुपये तक खरीदी। तो ये सारी चीजें हरियाणा में होते हुए भी हरियाणा प्रदेश के अंदर विरोध क्यों? ये हम सभी पार्टी के लोगों को, सामाजिक संगठनों को समझने की बात है। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन किसानों के झंडे के नीचे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति विपक्ष का काम है, विपक्ष मजबूत होना जरूरी है लोकतंत्र में, और विपक्ष को अपने झंडे के नीचे खड़ा होकर विपक्ष का काम करना चाहिए, ना कि किसानों की आड़ में किसान भाइयों का नाजायज फायदा उठाकर सारी मर्यादाओं का उल्लंघन जिस तरह से किया जा रहा है। हमारे डिप्टी स्पीकर पर जिस तरह से ईंट रोड़ों से बरसात हुई, तो एक लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि वो जनता द्वारा चुने हुए हैं। तो एक प्रोटोकॉल के अनुसार मेरा सभी किसान भाइयों से भी ये निवेदन है, आप अपनी मांग रखिए। और अगर जो यहां पर धरना करना है तो हमारे जो किसान हैं, हमारे हल्के के किसान, वे किसान बैठे अपनी मांग रखें। लेकिन जो लोग हमारा 50 साल से पानी रोके हुए हैं, आज वो हरियाणा में किसानों की बात करते हैं यहां बैठकर। जब एसवाईएल का मुद्दा उठता है तो विपक्ष की पार्टियां गर्मी के मौसम में भी रोड को खोदने का काम करती कि हम एसवाईएल लेकर आएंगे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी अपने हक की लड़ाई लड़ती और सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसवाईएल के केस की पैरवी की और हम ये बात कहते हैं कि भी हमारा पहले पानी दिया जाए। किसान की फायदे की बात जब हम करते हैं तो वे लोग कहते हैं कि ये राजनीति का समय नहीं। ये किसानों के साथ सभी संगठनों से ये निवेदन है कि हमें यहीं पर सबको 36 बिरादरी को इकट्ठे रहना है, समाज में एकजुटता के साथ रहना है, एक दूसरे के साथ काम करना है। तो इसीलिए मेरा सभी संगठनों से, सभी अपने सामाजिक जितने भी हमारे खापे हैं उनके प्रधानों से, व्यापारी संगठनों से, सबसे निवेदन है कि हम मिलजुल कर कम से कम दिल्ली जाने का एक रास्ता तो हम खुलवाने की कोशिश करें। हाथ जोड़कर मेरा ये निवेदन है कि सब इस मांग को उठाएं ताकि हमारे शहर का दुकानदार भाई, व्यापारी भाई, मजदूर भाई परेशान ना हो। अब जहां तक राजनीति की बात है, 2 दिन पहले मेरे बड़े भाई राजेंद्र जून, जो कांग्रेस के यहां से तीसरी बार विधायक बने हैं, उन्होंने रेलवे अंडरपास का
उद्घाटन का ढोंग रचते हुए जिस तरह का प्रदर्शन किया, मेरे हिसाब से वे बहुत ही पढ़े लिखे विधायक हैं। उनको प्रोटोकॉल का पता होना चाहिए। किसी भी मंत्रालय का कोई भी प्रोजेक्ट है, पहले उसकी मंजूरी उद्घाटन करने के लिए लेनी पड़ती है। ये रेलवे डिपार्टमेंट का काम है। रेलवे डिपार्टमेंट से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी। उसके बाद या तो रेलवे मंत्री या हमारे मुख्यमंत्री या हमारे सांसद महोदय कानून के अनुसार वे इसका उद्घाटन कर सकते हैं। और जिस तरह से एक मजाक के रूप में इस विकास कार्य को लिया गया है, मैं कह रहा हूं कि ये ठीक हरकत नहीं लोकतंत्र में। और जहां तक इसके काम की बात है, जब 2014 में मेरे को बहादुर हल्के की सम्मानित जनता ने विधायक चुना और हम विधानसभा में गए, तो इसकी जो ड्राइंग थी वो भी पास नहीं हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस समय जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा जरूर की थी, लेकिन ड्राइंग पास नहीं हुई थी। और रेलवे विभाग ने ये बात कह के कि ये पुल यहां पे नहीं बन सकता, इसकी ड्राइंग पास नहीं हो सकती, ये कह के इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि इस तरह से अगर ये अंडरपास नहीं बना तो बहादुरगढ़ की जनता, बहादुरगढ़ हल्के की जनता भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाएगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसका बनाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने दोबारा से रेलवे मंत्रालय में बात की, दोबारा से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई, नई ड्राइंग तैयार करे कि जैसे भी रेलवे मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को बना सकता है, उसी हिसाब से इस रेलवे अंडरपास को बनाया जाए। लेकिन रेलवे अंडरपास बनाना जरूरी है, तब जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास रखा। जो आज हमारे कांग्रेस के विधायक भाई राजेंद्र जून इस बात को कहते हैं कि भाई पूर्व विधायक ने अपने फायदे के लिए इसको टेढ़ा मेढ़ा करा दिया। भाई मेरा वहां कोई मॉल बना हुआ है, मैंने वहां कोई बिजनेस कर रखा है, मेरा इसमें क्या फायदा था और क्या नुकसान था? हमने तो खाली जनता के फायदे के लिए इस अंडरपास को बनाना जरूरी समझा और वो बन के तैयार हुआ। इसी तरह बहादुरगढ़ सब माइनर जो वाटर सप्लाई चैनल है, उसकी भी बात भाई राजेंद्र जून ने बताई कि भाई मैंने पास करवा दी। आप सभी पत्रकार महोदय, जब माननीय मुख्यमंत्री जी HSIDC में आए, ये बात 17 नवंबर 2018 की, आप सभी वहां मौजूद थे और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने HSIDC में घोषणा की थी कि यहां पर जो नया फायरिंग स्टेशन वो बनाया जाएगा और एक नई फायर ब्रिगेड की गाड़ी देने की घोषणा हुई थी। एक 33 kV का पावर हाउस बनाने की घोषणा HSIDC में माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और लगभग एस्टीमेट 5 लाख का, 5 करोड़ का बताया गया था।
उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भी ये भी सरकार मंजूर करती है। ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और उसी समय से जो बहादुरगढ़ वाटर सप्लाई नहर है इसके निर्माण की बात शुरू हुई थी। कोरोना काल की वजह से सारे विकास कार्य लेट जरूर हुए हैं, चाहे उत्तरी बाईपास की बात हो। उत्तरी बाईपास की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय की थी। पहले फेज की बात शुरुआत में हुई थी जो आसोदा से नारा नारी रोड तक। दूसरे फेज की बात चुनाव के दौरान जब सब्जी मंडी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनसभा की तो किसान भाई वहां पर मौके पर बैठे हुए थे। उनकी डिमांड को मंजूर करते हुए दूसरे फेज की बात जो सेक्टर 9 वाली पुलिया उस तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाने की बात की थी। लगभग 285 करोड़ रुपए का यह एस्टीमेट उस समय अधिकारियों ने बताया था। तो नारा नारी रोड तक और आसोदा से लेकर नारा नारी रोड तक दोनों तरफ से 9 मीटर का रोड और बीच में सीसी की दीवार, इसका टेंडर लोड हो चुका है। सीसी की दीवार इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाएगा और रोड बीएनआर डिपार्टमेंट। तो ये टेंडर लोड हो चुका है। आज काफी दिन बाद सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं से मुलाकात हुई। आप सब ने भी कोरोना काल में जनता का बहुत सहयोग किया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस पत्रकार वार्ता में पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। नरेश जी, आपने किसान ये जो है जो आप रास्ते की बता रहे हो, रास्ता तो दिल्ली सरकार ने बंद कर रखा है, किसानों ने तो बंद नहीं किया। नहीं, किसान रोक रहे हैं, किसान बता रहे हैं कि किसानों ने रोक रखा है। आप टिकरी बॉर्डर पर गए हैं कभी? मैं टिकरी बॉर्डर पर गया हूँ और मैं तकरीबन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, जमीन में कीले तक गाड़ रखी हैं। दिल्ली सरकार ने इसलिए कर रखी है कि किसानों ने चेतावनी दे रखी है। अगर किसान ये कहें कि भी हम दिल्ली सरकार को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, जिस तरह पीछे जो भी हुआ दिल्ली के अंदर वो कहानी दोबारा ना हो, किसान भाई इस बात से सहमत हो तो हमारे लोगों को आने जाने का रास्ता मिल सकता है। किसान तो कई बार कह चुके हैं कि एक रास्ता हम खोलने के लिए तैयार हैं, टिकरी बॉर्डर के वहां तक मंच तक जाने का रास्ता है, गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन आगे बैरिकेडिंग है। उस बैरिकेडिंग को कब खुलवाएंगे आप? दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं क्या आप? नहीं, दिल्ली सरकार अगर जो रोके हुए तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये निवेदन है, हरियाणा सरकार से भी ये निवेदन है कि जिस तरह से बहादुरगढ़ का आम व्यक्ति परेशान है, इसको देखते हुए दिल्ली सरकार से भी ये चाहे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, चाहे उनको निवेदन करना चाहिए कि भी जो हरियाणा की जनता है, खासकर जो दिल्ली बॉर्डर के साथ लगते गांव, इनको आम व्यक्ति को जिस तरह से परेशानी हो रही है, तो इस रास्ते को माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार केजरीवाल से कहकर इसको खुलवाना चाहिए। आपने बात की, आप इस विषय में आप भी बात करना चाहते हैं दिल्ली सरकार से? नहीं, देखो मैं तो प्रतिनिधि हूँ, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री जी बात करेंगे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जिस तरह से आप बता रहे हैं, मैं जरूर इस बात में निवेदन करूंगा कि इस रास्ते को एक साइड का रास्ता तो जरूर खुलवाने की कोशिश करें, क्योंकि सारे उद्योग लगभग 40% उद्योग आज बंद हो चुके हैं और ये बहुत बड़ी हानि खासकर बहादुरगढ़ हल्के के लिए है। ये किसी एक आदमी का नुकसान नहीं है, मेरा मानना ये बहादुरगढ़ हल्के की 36 बिरादरी का नुकसान है। और आज जो विपक्ष के लोग, हर व्यक्ति इस बात को समझ रहा है कि कौन लोग रास्ते को रुकवाने में, कौन लोग वहां पर खड़े हुए हैं, कौन लोग आज जनता के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारी बातें जनता देख रही है। और आने वाले समय में जो लोग इस प्रकार की बातें कह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अंडरपास का उद्घाटन आप कब कर रहे हैं, आपकी सरकार कब कर रही है? देखिए, अभी
कुछ एसडीएम साहब से बात हुई थी तो उसमें कुछ वर्क बाकी है। जब वो पूरा हो जाएगा तो जैसे पीछे भी हमने उद्घाटन कराए हैं, अभी इसका वेस्ट जुआ ड्रेन का जो बना है ये रास्ता, इसका भी उद्घाटन कराएंगे। 4 स्कूल हमारे तकरीबन बनकर तैयार हो चुके हैं, गांव बराई में, मांडोटी में और कसार गांव में। जाको देगा पहले शायद हो चुका है उसका, तो ये भी हमने उद्घाटन कराने हैं और 1-2 विकास कार्य हैं, तो इनका सबका इस पर ड्रेन पर तो फिर कब कब्जा होने लगे? बीच की जो पटड़ी है उस पर सारी पर कब्जा हो चुका है। बीच की पटड़ी तो अभी खाली है नहीं, क्योंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत वर्क जो है अभी बचा हुआ है। तो उसमें भी होने लगे, जो अब बनाई है उसकी जो पटड़ी है तो प्रशासन ने कहा कि उसको खुलवाएंगे, शर्मा जी जरूर खुलवाएंगे, क्योंकि ये जनता को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरा मानना ये बीजेपी सरकार में मिली है। और अगर इस हाल में ये वेस्ट जुआ ट्रेन का रास्ता नहीं होता तो बहादुर हल्के को जो झेलना पड़ता वो बहुत ही भारी मुसीबत का काम था। वापस आपको किसान आंदोलन की तरफ ले चलता हूँ। रणबीर गंगवा जी का आपने जिक्र किया, डिप्टी स्पीकर, कि उन पर हमला किया, पत्थर बरसाए गए, लेकिन एक जनप्रतिनिधि मनीष ग्रोवर से भी काफी नाराजगी जता रहे हैं किसान, जिन्होंने अश्लील इशारा किया महिला किसानों के प्रति, ये और उसी को लेकर आज कल भी महापंचायत होनी है। मैंने माननीय पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी का बयान भी सुना है। उन्होंने कहा है अगर कोई भी सबूत किसान भाइयों के पास है तो मैं उनके बीच में जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और एक आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए उन्होंने YouTube पर, आपने सबने देखा भी होगा, खेद भी प्रकट किया है। लेकिन फिर भी अगर लोकतंत्र में इस तरह की बातें कोई आदमी करे, किसी के घर में ही नहीं लेकड़न जाए, किसी के घर जाके बैठ जाएंगे और जबरदस्ती ये कहें कि भाई नहीं, बीच में आके माफी मांगनी पड़ेगी। अरे भाई, जिसका सिर फूट गया, जो एक जनप्रतिनिधि भी है, लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, उससे जाके किसने गलती मान ली भाई, उसका डले मारे, उसकी गाड़ी तोड़ दी, उस बात को भी तो देखना चाहिए। हाँ, अगर सबूत है किसानों के पास सबूत है तो माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो उन्होंने खुद भी कहा है और मैं भी कहता हूं, अगर सबूत है तो भाई मनीष ग्रोवर जी को माफी मांग लेंगे, तो अपने भाई है किसान, एक अन्नदाता है हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, अन्न पैदा करता है। अगर हमसे कोई गलती हो तो गलती में माफी मांगने की कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन कोई खामखा ये बात का नहीं भी माफी मांगनी पड़ेगी, वो तो गलत बात है। आपने कहा कि पंजाब के किसान आगे बैठे हैं, ये वहाँ क्यों नहीं प्रदर्शन करते, वहाँ क्यों नहीं विरोध करते? हरियाणा के किसान नहीं बैठे हैं क्या? नहीं, हरियाणा के किसान, मुझे तो अब 10% किसान हरियाणा का लगा है, क्योंकि हरियाणा का किसान इस बात को समझ चुका है कि भाई हमारे लोग दुखी हो चुके हैं। हमारा जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो इस बात को परेशान है जो यहाँ बैठे हुए हैं, और आसपास के कई गांव तो भाई डर के मारी ना बोल रहे, आप इसकी बात को देख के कि आपसी भाईचारा और सामाजिक ताना बाना खराब ना हो, इस बात को लेकर लोग चुप बैठे हैं। और हम भी ये चाहते हैं कि भाई छत्तीस बिरादरी का भाईचारा यहाँ पर बना रहे, आपसी ताना बाना भाईचारा खराब ना हो, और एक सामाजिक दृष्टि से हम सब इकट्ठे होकर इस मुसीबत का सामना करें। जैसे कि आपने बात की रेलवे अंडरब्रिज की, तो फ्लाईओवर के जस्ट 100 मीटर के अंतराल पे ही एक अंडरब्रिज बनाना, जिसकी 80% जो आबादी है वो बराई फाटक की तरफ, तो क्या उसका देखिए, मानते हो कि ये उचित है इसका भी? देखिए, पहली बात तो ये, अगर जो मैं इस ड्राइंग को ले जाकर बराई फाटक पे इधर ले आता, इस पुड़िया पर, धर्मवीर वाले पे, हॉस्पिटल वाले रास्ते पे, इस फाटक पर ले आता, तो फिर भी कांग्रेस वाले ये कहते कि भाई कौशिक ने गलत करा दिया, कौशिक ने वहां उठा लेगा, हमने तो यहाँ पास कराया था। उन्होंने तो ये बात कहनी थी। आपको उनकी चिंता ज्यादा थी, सिर्फ चिंता कम थी? नहीं, मुझे तो सारी जनता की चिंता थी। अगर जनता की चिंता नहीं होती तो ये प्रोजेक्ट ही बंद हो गया था। अगर कांग्रेस इतनी बदली होती तो 10 साल तक किसी ने हाथ थोड़ी पकड़ रखे थे। मुख्यमंत्री तो भूपेंद्र हुड्डा ही था, केएमपी 10 साल तक बंद पड़ा रहा। केएमपी का क्या सारी बातें बता रहे हूँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि अगर मान ले इस ड्राइंग पे भी ना